हेलो एवरीवन एंड अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सभी को विजिबल ऑडिबल हूँ मैं। एक बार सभी लोग कमेंट करके बता देंगे कि हाँ जी मैम आप विजिबल भी हो और ऑडिबल भी हो। यस ग्रेट। चलिए तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं इस चैनल पे पहली बार आए हैं, सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, इस वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे और शेयर जरूर कर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन वोकैबुलरी के साथ। पहला वर्ड है हमारा स्लगिश। स्लगिश इंसान कौन होता है? जो बहुत ही आलसी होता है, जिसका हिलने डुलने का मन ही नहीं करता। ऐसे इंसान को हम क्या बोलते हैं? स्लगिश। लास्ट में ISH लगा हुआ है, इसका मतलब पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? एडजेक्टिव। लैकिंग एनर्जी और एक्टिविटी, जिसके अंदर कोई एनर्जी ही ना हो, इनएक्टिव हो, लिथार्जिक हो। लिथार्जिक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, डबल स्टार मार्क कर लो, बहुत बार ये वर्ड आपके एग्जाम्स में आ चुका है। स्लो हो, स्टैग्नेंट। स्टैग्नेंट मीन्स एक ही जगह रुका हुआ है, हिलने डुलने का मन ही नहीं कर रहा। एक वर्ड होता है इंडोलेंट, बहुत बार ये वर्ड आपके एग्जाम में आया है। इंडोलेंट को आप याद कैसे करोगे? जिसका ना मन डोले ना तन डोले, मतलब जिसको हिलने का मन ही ना करे, ऐसा इंसान क्या होता है? इंडोलेंट होता है, लिथार्जिक होता है, स्लगिश होता है। ऐसा इंसान क्या होता है? काउच पोटैटो होता है। काउच पोटैटो का मतलब क्या होता है? टीवी के सामने बैठ जाएगा और चिप्स खाता रहेगा, कुछ भी हिलने डुलने का काम ही नहीं करेगा। ऐसा इंसान क्या होता है? काउच पोटैटो। ये एक फ्रेज है, बहुत बड़ा एग्जाम में आता है। फिर एक वर्ड होता है टॉर्पिड। टॉर्पिड का मतलब भी क्या होता है? एक ही जगह पड़ा रहने वाला इंसान, जो हिले ही ना। दैट इज व्हाट टॉर्पिड। एंटोनिम्स: एक्टिव है, एनर्जेटिक है, लाइवली है, बहुत एनर्जी है उसके अंदर। डायनामिक है, बहुत एनर्जी है उसके अंदर। फिर हम लिख सकते हैं निम्बल है, फ्लेक्सिबल है, एजाइल है। मीन्स उसके अंदर क्या है? बहुत ही ज़्यादा एनर्जी है, पूरे टाइम वो कुछ ना कुछ क्या करता रहता है? कुछ ना कुछ मूव ही करता रहता है। तो ये क्या हो गए? एंटोनिम्स हो गए। अच्छा, एक वर्ड होता है, रूट वर्ड होता है वीवो। वीवो रूट वर्ड का मीनिंग होता है लाइफ। तो यहीं से एक और वर्ड बनता है विवेशियस। विवेशियस वर्ड का मीनिंग भी क्या होता है? ऐसा इंसान जिसके अंदर लाइफ ही लाइफ है, मतलब बहुत एक्टिव है, बहुत एनर्जेटिक है। मीन्स ऐसा इंसान क्या है? लाइवली है, फुल ऑफ एनर्जी है। क्या है? फुल ऑफ एनर्जी। तो जो स्लगिश इकोनॉमी थी, जो इतनी धीरे धीरे आगे बढ़ने वाली इकोनॉमी थी, इसने चिंताएं उठा दी हैं पॉलिसी मेकर्स को के अंदर कि जॉब क्रिएशन कैसे किया जाए, जॉब्स को ज़्यादा से ज़्यादा कैसे लाया जाए। इस चीज़ को लेकर क्या उठ गई हैं? चिंताएं उठ गई हैं। अगला वर्ड है सैंग्विन। अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? एडजेक्टिव। बहुत बार ऑथर की टोन सैंग्विन होती है। सैंग्विन टोन का मतलब क्या होता है? उम्मीद है कि चीज़ें और अच्छी हो जाएंगी। सैंग्विन टोन का मतलब क्या होता है? होपफुल टोन। बहुत बार रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन में टोन पूछी जाती है, ऑप्शन में सैंग्विन लिखा होता है। ऑप्टिमिस्टिक, पॉजिटिव, स्पेशली इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, मतलब एक बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन में पॉजिटिव हो, मीन्स आपकी टोन कैसी है? सैंग्विन है। आप होपफुल हो, कॉन्फिडेंट हो, बायंट हो। बायंट वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। बायंट वर्ड का मीनिंग क्या होता है? खुश हो, कोई चीज़ है जो आपको ऊपर की तरफ लेके जा रही है, खुशी दे रही है। चीयरफुल हो। बायंट वर्ड जो है ना बना है बायंसी फोर्स से। बायंसी फोर्स क्या होती है सभी को पता है? कोई भी चीज डूबती क्यों नहीं है? फॉर एग्जाम्पल कोई लकड़ी का टुकड़ा पानी में तैर क्यों रहा है? वो तैर इसलिए रहा है क्योंकि इसका जो वेट है वो नीचे फोर्स लगा रहा है, तो पानी के अंदर से एक फोर्स आ रही है जो ऊपर इसको बैलेंस कर रही है, और जो पानी से ऊपर की तरफ फोर्स आती है उसको बोलते हैं बायंसी फोर्स। तो बायंट होने का मतलब वही हो गया, आज मैं ऊपर जमाना है नीचे, मतलब मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हूँ। अच्छा, बहुत ही ज़्यादा खुश होने के मुझे कुछ इडियम्स बता दो। अगर आप बहुत खुश हो तो आप क्या कर रहे हो? यू आर पेंटिंग द टाउन रेड, आप इंजॉय कर रहे हो, खूब खुश हो। दूसरा, आप क्या हो? ऑन क्लाउड नाइन हो। ऑन क्लाउड नाइन हो, इसका मतलब क्या है? आज मैं ऊपर जमाना है नीचे, वो वाली फीलिंग आपके अंदर है, आज बहुत ही ज़्यादा खुश हो। आप ओवर द क्लाउड्स हो। ओवर द क्लाउड्स का मतलब भी वही होता है कि आप क्या हो? बहुत ही ज़्यादा खुश हो। क्लाउड नाइन पे हो, याद करो, क्लाउड नाइन पे हो, ओवर द क्लाउड्स हो, यू आर पेंटिंग द टाउन रेड, आप ओवर द मून हो। राइट। ओवर द मून का मतलब भी क्या होता है? बहुत खुश हो। ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड हो। ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड का मतलब भी क्या होता है? आप बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हो, आप बहुत ही ज़्यादा खुश हो। चलो, एंटोनिम्स क्या हो गए? पेसिमिस्टिक हो,
नेगेटिव हो, ग्लूमी हो, दुखी दुखी से हो, डाउटफुल हो, डाउट है आपको किसी चीज को लेके, डेस्पेयरिंग हो, बहुत ही दुखी दुखी से हो। एक वर्ड होता है बहुत ही बार एग्जाम में आता है, जब ऑथर बहुत दुखी दुखी से साउंड करते हैं तो ऑथर की टोन कैसी होती है? मेलनकोलिक। मेलनकोलिक टोन का मतलब क्या होता है? दुख से भरी हुई। हाँ, दुख से बुरी तरीके से भरी हुई कोई टोन है तो उसको क्या बोलते हैं? मेलनकोलिक। मेलनकोलिक मीन्स ग्लूमी। डाउटफुल टोन का एक सिनोनिम क्या होता है? आप ड्यूबियस हो। अगर ऑथर को डाउट हो रहा है तो ऑथर क्या है? डाउटफुल है, ड्यूबियस है। एक और वर्ड होता है स्केप्टिकल है। स्केप्टिकल का मतलब भी क्या होता है? डाउटफुल है। फिर एक और वर्ड होता है नेगेटिव सा, जिसको बोलते हैं सिनिकल। सिनिकल वर्ड का मतलब क्या होता है? कि आप हर चीज को लेके नेगेटिव हो, इसने कुछ किया, इसका कोई फायदा होगा इसलिए ये काम कर रहा है। हर चीज को आप ये सोचते हो कि वो अपने फायदे के लिए करता है, किसी और के फायदे के लिए नहीं करता। मतलब हर चीज को लेके आप बहुत नेगेटिव हो, इसका मतलब आप कैसे हो? सिनिकल हो। सारे एडजेक्टिव्स हैं। डिस्पाइट द चैलेंजेस, चैलेंजेस के बावजूद भी जो मैनेजर था वो बहुत ही होपफुल था। किस चीज को लेके होपफुल था? प्रोजेक्ट की सक्सेस को लेके मैनेजर बहुत उम्मीद में था, प्रॉब्लम के बावजूद। याद रहेंगे। हाँ, एक हैप्पी एज लैरी भी होता है, राइट? इफ यू आर हैप्पी एज लैरी, इसका मतलब क्या है? आप बहुत ही ज्यादा खुश हो। चलो अगले पे आते हैं, मार। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। अगर आप किसी चीज को मार कर रहे हो मतलब आप उसको बर्बाद कर रहे हो। आपने क्या किया? उस चीज को स्पॉइल कर दिया। स्पॉइल ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है MAR। MAR वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। इसका मतलब होता है किसी चीज को बर्बाद कर देना, स्पॉइल कर देना। किसी चीज की क्वालिटी आपने खराब कर दी, उसकी अपीयरेंस खराब कर दी, उसको खराब कर दिया, उसको डिसफिगर कर दिया, उसकी शेप चेंज कर दी, टार्निश कर दिया, खराब कर दिया, ब्लेमिश कर दिया। ब्लेमिश का मतलब क्या होता है? दाग धब्बे आ जाना। ब्लेमिशेस क्या होता है? स्किन पे ब्लेमिशेस आ जाते हैं, मतलब झुर्रियां, दाग धब्बे आ जाना, ब्लेमिशेस। तो ब्लेमिश कर देना, खराब कर देना। स्पॉइल कर दिया आपने, रूइन कर दिया आपने, डेवस्टेट कर दिया आपने, डिस्ट्रॉय कर दिया। वो चीज डेटेरियोरेट हो गई। इन सारे शब्दों का मीनिंग क्या है? कि वो चीज खराब हो गई, बिल्कुल ही बर्बाद हो गई। एंटोनिम्स, अच्छा कर दिया, इनहांस कर दिया, इंप्रूव कर दिया, रिपेयर कर दिया, अच्छा कर दिया, रिस्टोर कर दिया, अच्छा कर दिया, रिवैम्प कर दिया। रिवैम्प का मतलब क्या होता है? उस चीज को आपने हटा के और उसको इम्प्रूव कर दिया और अच्छा कर दिया। अच्छा, किसी चीज को सुंदर बनाने को क्या बोलते हैं? बहुत बार ये वर्ड भी एग्जाम में आता है। सुंदर बनाया उस चीज को, मतलब उस चीज को क्या किया? अडॉर्न किया। अडॉर्न करने का मतलब क्या होता है? उसको और सुंदर बना दिया, उसको और डेकोरेट कर दिया। तो जो सीनिक ब्यूटी थी पार्क की जो सुंदरता थी वो खराब हो गई। मार्ड मीन्स स्पॉइल हो गई। किससे? पाइल्स। पाइल्स मीन्स ढेर पे ढेर। पाइल वर्ड होता है और एक वर्ड होता है हीप। हीप और पाइल का मतलब क्या होता है? ढेर। किसके ढेर से? लिटर। लिटर मीन्स कूड़े करकट के ढेर से वो सुंदरता खराब हो गई जो टूरिस्ट छोड़ के जा रहे थे। चलो अगला वर्ड है इम्पीटस, और इसका पार्ट ऑफ स्पीच मैंने लिख दिया था। हाँ, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। इम्पीटस भी अगेन बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। इम्पीटस मीन्स कोई चीज जो आपको आगे की तरफ पुश कर रही है, मतलब आपको मोटिवेट कर रही है, आपको आगे की तरफ फेंक रही है, आपको अच्छा करवा रही है। तो इम्पीटस इज अ वेरी पॉजिटिव वर्ड, बहुत ही पॉजिटिव वर्ड है ये। और पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? ये शब्द आपका नाउन है। तो द फोर्स और एनर्जी विद विच समथिंग मूव्स और डेवलप्स, तो वो एनर्जी, वो फोर्स जिससे कोई चीज आगे बढ़ रही है, डेवलप हो रही है। स्टिम्युलस, मोमेंटम, ड्राइव, बूस्ट, और भी हो सकते हैं एनकरेजमेंट, मोटिवेशन, इंस्पिरेशन। मीन्स कोई भी चीज जो आपको आगे की तरफ पुश कर रही है वो आपका क्या है? इम्पीटस है। अच्छा, स्टिम्युलस सिंगुलर होता है, इसका प्लूरल होता है स्टिम्युलाई। बहुत बार ये आता है। स्टिम्युलाई क्या होता है? एक ना एक्सटर्नल स्टिम्युलाई होता है, मतलब आपने आपने किसी गर्म चीज को टच किया, आपने तुरंत की तुरंत अपना हाथ पीछे की तरफ रखा, तो वो गर्म चीज क्या थी? वो स्टिमुलाई थी जिसकी वजह से आपने वो एक्शन लिया। तो स्टिमुलाई क्या होता है? स्टिमुलाई एक फोर्स होती है या एक एनर्जी होती है जिसकी वजह से आप कोई भी एक्शन लेते हो, दैट इज योर स्टिमुलाई। अच्छा, अब इस स्टिमुलाई से वर्ड बनता है, दो शब्द बनते हैं। एक बनता है स्टिम्युलेशन और एक होता है सिम्युलेशन। कोई मुझे इन दोनों वर्ड्स में डिफरेंस बता सकता है? स्टिमुलेशन तो इसी इम्पीटस का, इसी स्टिमुलस का वर्ड है, मतलब एक तरीके से एनकरेजमेंट। किसी ने आपको स्टिम्युलेट किया, स्टिम्युलेशन दिया, इसका मतलब एनकरेजमेंट दिया।
कि चलो आगे बढ़ो। सिम्युलेशन क्या होता है? सिम्युलेशन होता है एक आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट, एन आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट। फॉर एग्जाम्पल आपके मॉक टेस्ट क्या होते हैं? मॉक टेस्ट आपके सिम्युलेशंस होते हैं कि आपको एग्जामिनेशन जैसा एक आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट बना के दिया जाता है। पायलट की ट्रेनिंग किस में होती है? पायलट की ट्रेनिंग सिम्युलेशंस में होती है। एक आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट बनाया जाता है, उसमें पायलट की ट्रेनिंग करवाई जाती है। तो सिम्युलेशन याद रखना, स्टिम्युलेशन और सिम्युलेशन दोनों में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। चलो, मोमेंटम सभी को पता है, मोमेंटम इज स्पीड। इंग्लिश में मोमेंटम स्पीड होता है। पेस, पेस का मतलब भी क्या होता है? स्पीड। वैसे फिजिक्स में मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है? वो स्पीड जिसमें डायरेक्शन हो। एंटोनिम्स, जो चीज आपको रोके, डेटरेंट रोके, हिंड्रेंस रोके, रेस्ट्रेंट रोके, स्टैग्नेशन रुकावट। तो जो नई पॉलिसी है उसने एनकरेजमेंट दिया रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को, कि नई पॉलिसी की वजह से क्या हुआ? रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर। रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर कौन सा था? सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, वो एनर्जी जो फॉसिल फ्यूल से नहीं निकल रही। तो नई पॉलिसी ने उसको बहुत ही अच्छा मोटिवेशन दिया। अगले वर्ड पे आते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज डिफंक्ट। फंक्ट मीन्स काम करना, डी मीन्स नॉट। तो कोई चीज जो काम नहीं कर रही है वो कैसी है? वो डिफंक्ट है। पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है ये वर्ड। तो नो लॉन्गर एग्जिस्टिंग और फंक्शनिंग, तो कोई चीज जो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, काम ही नहीं कर रही। ऑब्सोलीट है मतलब आउटडेटेड है, एक्सटिंक्ट है ही नहीं, इनऑपरेटिव है, डेड है। ऑब्सोलीट का वर्ड क्या होता है? आउटडेटेड है। फिर एक वर्ड होता है पुराने का वर्ड होता है आर्केइक है। आर्केइक शब्द का मतलब क्या होता है? समथिंग विच इज वेरी ओल्ड एंड नो लॉन्गर इन यूज। जो चीज बहुत पुरानी है और जिस चीज को आप यूज नहीं कर रहे हो उसको हम क्या बोलते हैं? आर्केइक। एंटोनिम्स क्या हो गए? एक्टिव है, भाई काम कर रही है बढ़िया से, ऑपरेशनल है, फंक्शनिंग है, एग्जिस्टेंट है। तो फैक्ट्री जो है खत्म हो गई, बेकार हो गई। कब? आफ्टर द कंपनी डिक्लेयर्ड बैंकरप्सी। कंपनी ने डिक्लेयर कर दिया मैं बैंकरप्ट हो गई हूँ, मेरे पास अब पैसा नहीं है, तो फैक्ट्री क्या हो गई? फैक्ट्री बेकार हो गई। हाँ, एक रूट वर्ड होता है जिसका मीनिंग ओल्ड होता है, दैट इज रेट्रो। रेट्रो रूट वर्ड का मीनिंग क्या होता है? पुराना, ओल्ड। अगला वर्ड है क्रिपल कर देना। किसी को अगर आपने क्रिपल कर दिया है, इसका मतलब आपने उसको अपंग बना दिया, मतलब उसको बहुत बुरी तरीके से डैमेज किया कि वो काम ही नहीं कर पा रहा। तो किसी को क्रिपल करने का मतलब क्या होता है? बहुत ही बुरी तरीके से बर्बाद कर देना। एक्शन की बात कर रहे हैं, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? वर्ब। क्रिपल किया मतलब बहुत ही बुरी तरीके से डैमेज किया, किसी चीज को कमजोर किया, इतना डैमेज किया कि वो चीज अब काम ही नहीं कर पा रही है। आपने उसको वीकन कर दिया, इम्पेयर कर दिया, खराब कर दिया, पैरालाइज कर दिया, डिसेबल कर दिया। फिर एक वर्ड होता है डिबिलिटेट कर दिया, डिबिलिटेट कर दिया। फिर एक वर्ड होता है इनकैपेसिटेट कर दिया। इन सारे शब्दों का मीनिंग क्या होता है? आपने उस चीज को एकदम ही खराब कर दिया, आपने उस चीज को एकदम ही बर्बाद कर दिया, मीन्स क्रिपल कर दिया। एंटोनिम्स, स्ट्रॉन्ग बना दिया, एम्पावर कर दिया, इन्हांस कर दिया, बढ़ा दिया, इनेबल कर दिया। तो जो फंड्स की कमी थी उसने क्या किया? कमजोर बना दिया इंस्टीट्यूशन की एबिलिटी को, उसकी पावर को, कि वो रिसर्च कर सके। तो पैसा ही नहीं था तो रिसर्च कैसे करेंगे? तो फंड्स की कमी ने क्या किया? कमजोर बना दिया। अच्छा, अब हम वीकन की बात कर रहे हैं, तो वीक वर्ड के ना आज कोशिश करते हैं, आई डोंट नो कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, कम से कम 12 सिनोनिम्स लिखते हैं। चलो कोशिश करो वीक के। वीक, प्यूनी, impuissant, then we have impotent, feeble, fragile, frail, vulnerable, susceptible, prone। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 6 10 ही हुए हैं, 2 और बता दो मुझे। हाँ, फ्लिम्सी, टेनुअस। इन सारे शब्दों का मीनिंग क्या होता है? कोई चीज कैसी है? कोई चीज बहुत ही ज्यादा कमजोर है। एक सेकंड, मैंने कुछ गड़बड़ करी है, स्पेलिंग में मैंने गड़बड़ करी है। इम्पुसिएंट की स्पेलिंग क्या होती है? इम्पुइसेंट, ये होती है इम्पुइसेंट।
तो इन सारे शब्दों का मीनिंग क्या हो गया कि कोई चीज कैसी है, कोई चीज बहुत ही ज्यादा कमजोर है, वीक है। चलो अब मुझे स्ट्रॉन्ग के बता दो, स्ट्रॉन्ग के सिनोनिम्स बताएंगे सभी लोग मुझे। स्ट्रॉन्ग के चलो कोशिश करते हैं। स्ट्रॉन्ग है मतलब रोबस्ट है, स्टर्डी है, रेजिलिएंट है, वेरी गुड। कुछ और बता दो। बोल्स्टर्ड है, फोर्टिफाइड है। इन सारे शब्दों का मतलब क्या है, वो चीज कैसी है, वो चीज बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। याद रहेंगे सारे के सारे वर्ड्स। हाँ, रीइंफोर्स्ड है, रीइंफोर्स्ड का मतलब भी क्या होता है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। फिर स्ट्रॉन्ग से थोड़ा सा डिफरेंट वर्ड होता है, वैलिएंट है। वैलिएंट का मतलब क्या है, बहादुर है। बहादुर है मतलब स्ट्रॉन्ग है, एनर्जी है। अगले वर्ड पे आते हैं, एलिसिट। अच्छा, सारे के सारे वर्ड्स का पार्ट ऑफ स्पीच क्या था, ये सारे के सारे वर्ड्स आपके एडजेक्टिव्स थे। अच्छा, नेक्स्ट वर्ड इसको हटा देना, इम्पोइसेंट होता है ना, इम्पोइसेंट। अच्छा, अगला वर्ड है एलिसिट। एलिसिट वर्ड, दो वर्ड्स होते हैं, पहले डिफरेंस समझ लेते हैं। एक होता है एलिसिट और एक होता है इलिसिट। दोनों का पार्ट ऑफ स्पीच भी अलग अलग होता है। ये जो इलिसिट होता है ये एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब क्या होता है, इललेजिटिमेट। इललेजिटिमेट क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, इलीगल। कोई चीज जो लीगल नहीं है उसको क्या बोलते हैं, इलिसिट। दूसरा वर्ड होता है एलिसिट, ये एक वर्ब होता है। इसका मतलब क्या होता है, आप किसी से कुछ बुलवाना चाह रहे हो, आप किसी से कोई चीज निकलवाना चाह रहे हो। इसका मतलब आप क्या कोशिश कर रहे हो, आप कोशिश कर रहे हो किसी चीज को एलिसिट करने की। तो टू ड्रॉ आउट अ रिस्पॉन्स, आंसर और फैक्ट फ्रॉम समवन, किसी से कोई रिस्पॉन्स निकलवाना, आंसर निकलवाना, फैक्ट निकलवाना इज व्हाट आप एलिसिट करो। एक्सट्रैक्ट करना, ऑब्टेन करना, इवोक करना, प्रॉम्प्ट करना मीन्स किसी से कुछ निकलवाना। एंटोनिम्स, दबा रहे हो, सप्रेस कर रहे हो, हाइड कर रहे हो, छुपा रहे हो, कवर कर रहे हो, इग्नोर कर रहे हो, छुपा रहे हो। छुपाने का एक और वर्ड हमने कल की क्लास में पढ़ा था, याद आ रहा होगा, कंसील कर रहे हो मीन्स छुपा रहे हो। तो लॉयर के जो सवाल थे उनको कैसे बनाया गया, लॉयर के सवालों को बनाया गया कि सच्चाई निकल सके विटनेस से। विटनेस कौन होता है, चश्मदीद गवाह, जो गवाही दे रहा होता है उसको बोलते हैं विटनेस। ये जो विटनेस है, इस शब्द को आप नाउन की तरह भी यूज करते हो और गवाही देने को भी विटनेस करना बोलते हैं, गवाह होने को भी विटनेस करना बोलते हैं। इसका मतलब आप इसको वर्ब की तरह भी यूज करते हो। ये शब्द दोनों की तरह यूज किया जाता है। अगला वर्ड है इनएविटेबल, लास्ट में ABLE लग रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, एडजेक्टिव। इनएविटेबल मीन्स जिससे आप बच नहीं सकते, समथिंग दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड। जैसे मृत्यु क्या है, मृत्यु इनएविटेबल है, मतलब आप उससे बच नहीं सकते, मतलब मृत्यु क्या है, अनअवॉइडेबल है। सर्टेन टू हैपन, अनअवॉइडेबल है, अनअवॉइडेबल है, इनएस्केपेबल है, बच नहीं सकते उससे। अश्योर्ड है, डेस्टिन्ड है, मतलब वो चीज होगी ही होगी, आप उससे नहीं बच सकते। एंटोनिम्स, अवॉइड कर सकते हो, बच सकते हो। अनसर्टेन है, प्रिवेंटेबल है, अनसर्टेन है, पता नहीं होगी नहीं होगी, प्रिवेंटेबल है, बच सकते हो, ऑप्शनल है। तो इतनी तेज बारिश के साथ जो फ्लडिंग है, जो बाढ़ है लो लाइंग एरियाज में, जो नीचे की तरफ एरियाज हैं, वो इनएविटेबल है, मतलब उस बाढ़ से आप बच नहीं सकते। अच्छा, अब हमने एक वर्ड पढ़ा इनएविटेबल, तो इसके जैसे कुछ वर्ड्स देखते हैं। तो कोई चीज जिससे आप बच नहीं सकते, और क्या वर्ड होता है, एक वर्ड होता है इनएक्सोरेबल। इनएक्सोरेबल का मतलब भी क्या होता है, जिससे आप बच नहीं सकते, मतलब क्या हो गया, एक तरीके से अनअवॉइडेबल। फिर कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनका मीनिंग होता है जिसको आप हरा नहीं सकते। तो बात तो एक ही हो गई, आप उससे बच नहीं पा रहे, इसका मतलब क्या हो गया, आप उस चीज को हरा नहीं पा रहे। तो उसके कुछ वर्ड्स देख लेते हैं। एक वर्ड होता है अनअसेलेबल, ये वर्ड्स बहुत बार एग्जाम में आते हैं, डबल स्टैम्प करके लिखिएगा, अनअसेलेबल, जिसको आप हरा नहीं सकते। फिर एक वर्ड होता है इम्प्रेग्नेबल। इम्प्रेग्नेबल का मतलब क्या होता है, जिसको आप हरा नहीं सकते। फिर एक वर्ड होता है इनविंसिबल, जिसको आप हरा नहीं सकते। एक वर्ड होता है इनवायोलेबल, जिसको आप हरा नहीं सकते। तो इन सारे शब्दों का मतलब क्या होता है, दैट कैन नॉट बी डिफीटेड, दैट कांट बी डिफीटेड। ये चारों वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार मार्क करके अपनी कॉपीज में लिखिएगा। एक बार बोलेंगे सभी लोग मेरे साथ, चलो। हाँ, इनडोमिटेबल भी होता है। इनडोमिटेबल इज अगेन व्हाट, जिसको आप हरा नहीं सकते।
तो इनडोमिटेबल, अनअसेलेबल, इनविंसिबल, इम्प्रेग्नेबल, इनवायलेबल, सारे शब्दों का मीनिंग क्या होता है? जिसको आप हरा नहीं सकते। फिर थोड़े से और वर्ड्स होते हैं इस इन वाली कैटेगरी के जो बहुत बार एग्जाम्स में आते हैं। एक होता है इनडेलेबल, क्या होता है? जिसको आप मिटा नहीं सकते, दैट कांट बी इरेस्ड, क्या होता है? इनडेलेबल, जिसको मिटा नहीं सकते। फिर होता है इनएडिबल, जिसको खा नहीं सकते, दैट कांट बी ईटन, इनएडिबल, जिसको खा नहीं सकते। फिर होता है इलेजिबल, जिसको पढ़ नहीं सकते, दैट कांट बी रेड, दैट इज व्हाट इलेजिबल। फिर कुछ इजी वाले वर्ड्स होते हैं जो सबको पता होंगे। इनविजिबल, जिसको देख नहीं सकते, इनऑडिबल, जिसको सुन नहीं सकते। चलो, सारे के सारे वर्ड्स का पार्ट ऑफ स्पीच क्या था? सब में लास्ट में BLE लग रहा था, इसका मतलब सारे के सारे वर्ड्स आपके एडजेक्टिव थे। अगले वर्ड पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज टिंकर करना। टिंकर करने का मतलब क्या होता है? आप किसी चीज के साथ छेड़खानी कर रहे हो उसको ठीक करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, कोई चीज खराब हो गई तो आप उसके कुछ वायर चेक कर रहे हो, कुछ कर रहे हो कि वो ठीक हो जाए, उसको बोलते हैं टिंकर करना। एक्शन की बात कर रहे हैं, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? वर्ब। तो अटेम्प्टिंग टू रिपेयर और इम्प्रूव समथिंग इन अ कैजुअल और डिसल्ट्री वे, आप किसी चीज को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हो बड़े ही कैजुअल वे में, मीन्स आप उसके साथ टिंकर कर रहे हो। फिडल कर रहे हो, मेडल कर रहे हो, एडजस्ट कर रहे हो, एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, मतलब आपको आता नहीं है, बस कोशिश कर रहे हो कुछ वायर इधर उधर हिलाने से वो चीज ठीक हो जाए, उसको क्या बोलते हैं? टिंकर करना। एंटोनिम्स, रिपेयर कर रहे हो, कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, कंप्लीट कर रहे हो। तो उसने घंटों बिता दिए पुरानी कार के साथ छेड़खानी करने में, पुरानी कार को ठीक करने की कोशिश करने में, लेकिन वो उसे चालू नहीं कर पाया। तो टिंकर का रिपेयरिंग मीनिंग नहीं होता। रिपेयरिंग वो इंसान कर पाता है जिसको नॉलेज हो। टिंकरिंग का मतलब होता है सिर्फ छेड़खानी करना, कैजुअल वे में, डिसल्टरी वे में, मतलब आपको आता ही नहीं है फिर भी आप कोशिश कर रहे हो, उसको बोलते हैं टिंकर करना। डिफरेंस समझना, रिपेयरिंग और टिंकरिंग बिल्कुल ऑपोजिट है। रिपेयरिंग का तो मतलब है आपको आता है, आप ठीक कर रहे हो। टिंकरिंग का मतलब है तुक्के मार रहे हो, छेड़खानी करके ठीक करने की कोशिश कर रहे हो। चलो, अगले वर्ड पे आते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज एम्बिग्विटी, लास्ट में ITY लग रहा है। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? नाउन। कोई चीज एम्बिगुअस होती है, एम्बिगुअस में एक रूट वर्ड है एम्बी। एम्बी रूट वर्ड का मीनिंग होता है बोथ। तो एम्बिगुअस का मतलब क्या हो गया? जिसके एक से ज्यादा मतलब हो। मैंने बोला मुझे सोना चाहिए, अब आपको नहीं समझ में आ रहा मैं कौन से सोने की बात कर रही हूँ, मैं गोल्ड की बात कर रही हूँ या मैं स्लीप वाले सोने की बात कर रही हूँ। तो मेरा स्टेटमेंट कैसा था? एम्बिगुअस था। मतलब वो चीज जिसके एक से ज्यादा इंटरप्रिटेशंस हो सकते हैं, वो चीज जो एग्जैक्ट नहीं है। वेगनेस है, क्लैरिटी नहीं है, अनसर्टेनिटी है, ऑब्सक्योरिटी है, क्लैरिटी नहीं है, इक्विवोकेशन है, क्लैरिटी नहीं है। मीन्स समझ ही नहीं आ रहा मैं बात क्या कर रही हूँ। एंटोनिम्स क्या हो गए? क्लैरिटी है, प्रेसिशन है, ट्रांसपेरेंसी है, सर्टेनिटी है, मतलब जो मैंने बोला बिल्कुल सही है, मीन्स क्लैरिटी है। चलो अब हम क्लैरिटी की बात ही कर रहे हैं तो मुझे कुछ सिनोनिम्स बता दो क्लियर वर्ड के। अगले स्लाइड में लिखेंगे, अभी इस स्लाइड में जगह नहीं है, आप लोग साथ में बताओगे मुझे, पहले यहाँ पे आ जाते हैं। तो इंस्ट्रक्शंस में जो एम्बिग्विटी थी, जो क्लैरिटी नहीं थी, इसकी वजह से क्या हो गया? कंफ्यूजन हो गया किसके बीच में? वर्कर्स के बीच में, क्योंकि इंस्ट्रक्शंस बिल्कुल भी क्लियर नहीं थी। चलो, अब मुझे क्लियर वर्ड के कुछ सिनोनिम्स बता दो। ल्यूसिड, वेरी गुड। पेल्यूसिड, वेरी गुड। कोई चीज एकदम क्लियर है मतलब एकदम ल्यूसिड है, एकदम पेल्यूसिड है। और कोई वर्ड समझ में आ रहा है? ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसपेरेंट का मतलब भी क्या होता है? एकदम क्लियर है। अनएम्बिगुअस है, मतलब क्या है? एकदम क्लियर है। अनइक्विवोकल है, मतलब क्या है? एकदम क्लियर है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। चलो, अब वही चीज अगर नॉट क्लियर है तो इसके सिनोनिम्स बताएंगे। क्लियर नहीं है मीन्स क्या है? वेग है, मर्की है, ओपेक है, अभी जो वर्ड्स पढ़े, एम्बिगुअस है, इक्विवोकल है, इम्प्लिसिट यहां लिख सकते हो, एक्सप्लिसिट यहां लिख सकते हो। एक्सप्लिसिट का मीनिंग क्या है? क्लियर। और इम्प्लिसिट का मीनिंग क्या है? नॉट क्लियर मीन्स इनडायरेक्ट। और कोई वर्ड रह गया? क्लियर नहीं है, ओपेक है, एम्बिगुअस है, इक्विवोकल है,
एक वर्ड होता है जो यहाँ भी हमने मेंशन किया था, हाँ, ऑब्सक्योर है, मीन्स क्लियर नहीं है। मडी है, क्लियर नहीं है। अच्छा, छुपी हुई है, छुपी हुई है का मतलब यही होगा क्लियर नहीं है। छुपी हुई है क्या होती है? कोवर्ट। और ओपन क्या होता है? ओवर्ट। तो ओवर्ट मीन्स सबके सामने है और कोवर्ट मीन्स छुपी हुई है। हेजी है, राइट, क्लियर नहीं है। चलो अब आ जाते हैं कुछ सारे के सारे वर्ड्स का पार्ट ऑफ स्पीच क्या था, चीज के बारे में बात करते, सारे के सारे वर्ड्स आपके एडजेक्टिव्स थे। चलो अब आ जाते हैं फ्रेजल वर्ब्स में। पहला फ्रेजल वर्ब है हॉर्स अराउंड। हॉर्स अराउंड का मतलब क्या होता है? बहुत ही आप कैसा बिहेव कर रहे हो, बिल्कुल बिल्कुल ही बेवकूफ़ी वाला बिहेव कर रहे हो, इसका मतलब क्या है? हॉर्स अराउंड कर रहे हो। अच्छा, हॉर्स का एक और इडियम होता है, बहुत बार एग्जाम्स में आता है, ईट लाइक अ हॉर्स। अगर आप एक हॉर्स की तरह खाते हो तो इसका मतलब है बहुत ज़्यादा खाते हो, आप हद से ज़्यादा खाते हो। मतलब अभी हमने कल परसों एक वर्ड पढ़ा था, आप लोगों को याद होगा, ग्लूटन। ग्लूटन इंसान किसको बोलते हैं? ग्लूटन इंसान उसको बोलते हैं जो भर भर के खाता है, जो सामने आ रहा है खाए जा रहा है, खाए जा रहा है, खाए जा रहा है, तो वो क्या है? ग्लूटन है। तो जो इंसान ईट लाइक अ हॉर्स करता है वो इंसान कैसा होता है? ग्लूटन होता है। वो क्या करता है? पूरे टाइम डिवोर करता है। डिवोर करने का मतलब क्या होता है? भर भर के खाना, ईट इन लार्ज क्वांटिटीज। अच्छा, ईट लाइक अ बर्ड, अगर कोई इंसान बर्ड की तरह खा रहा है तो इसका मतलब क्या है? चुग रहा है। चुग रहा है मतलब बहुत धीरे धीरे खा रहा है, बहुत कम खा रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं? ईट लाइक अ बर्ड, मीन्स बहुत कम खाना, ईट वेरी लेस, हद से ज्यादा कम खाना इज व्हाट ईट लाइक अ बर्ड। चलो आगे बढ़ते हैं। नैफ ऑफ। नैफ ऑफ का मतलब क्या है? निकल जाओ यहाँ से, तुम मुझे परेशान कर रहे हो, यहाँ से निकल जाओ। मीन्स आप किसी को रूडली बोल रहे हो कि भाई निकलो यहाँ से, मीन्स नैफ ऑफ। स्लग इट आउट। स्लग इट आउट का मतलब क्या होता है? इतनी बुरी तरीके से आप दोनों लड़ाई कर रहे हो, लड़ाई किए जा रहे हो, लड़ाई किए जा रहे हो कि एक ही इंसान जीतेगा, दूसरा हारेगा। तो स्लग इट आउट मीन्स पूरी एनर्जी के साथ लड़ाई करना कि एक इंसान को बुरी तरीके से हरा दो, उसको बोलते हैं स्लग इट आउट। टू फाइट, आर्ग्यू और compete with someone until one person wins. स्टॉप बैक। स्टॉप बैक का मतलब क्या है? आप पहले भी यहाँ आए हो, अब आप दोबारा यहाँ आ गए, मीन्स यू स्टॉप्ड बैक, मीन्स टू रिटर्न टू अ प्लेस यू हैव प्रीवियसली विजिटेड। नैट ऑफिस, निकलो। चलो कुछ इडियम्स एंड फ्रेजेस पे आते हैं। पहला है कैच सम जेड्स। अब देखो इसको याद कैसे रखोगे? याद रखने का तरीका क्या है कि जेड जो होता है वो अल्फाबेट, लास्ट अल्फाबेट होता है ना, अल्फाबेट की सीरीज में लास्ट लेटर होता है, और लास्ट में आप क्या करते हो? सारा काम करके सोने चले जाते हो। तो कैच सम जेड्स का मतलब क्या है? गो टू स्लीप और गेट सम रेस्ट, सोने चले जाओ या कुछ रेस्ट ले लो। एक और इडियम होता है गो टू स्लीप का, दैट इज हिट द सैक। हिट द सैक का मतलब भी क्या होता है? सोने चले जाना, कि अब नींद आ रही है, लेट्स गो टू बेड। अच्छा, एक और इडियम होता है, बहुत बार एग्जाम्स में भी आता है, कॉल इट अ डे। कॉल इट अ डे का मतलब क्या होता है? कि यार अब बहुत थक गए हैं, अब काम खत्म करते हैं, अब रेस्ट करेंगे। तो कॉल इट अ डे का मतलब क्या होता है? लेट्स स्टॉप वर्किंग नाउ, अब क्या करते हैं? काम करना बंद करते हैं, एंड गेट सम रेस्ट, और कुछ रेस्ट करते हैं। तो लेट्स कॉल इट अ डे, लेट्स स्टॉप वर्किंग नाउ। चलो अगला है हिट द स्पॉट, जो एग्जैक्टली चाहिए वही। एक और इसका होता है हिट द नेल, यू हैव हिट द नेल, और इसको आगे भी होता है हिट द नेल ऑन द हेड, आपने नेल को उसके सर पे बिल्कुल हिट किया है, या फिर आपने स्पॉट को हिट किया है, या फिर आपने किसी चीज को नेल्ड किया है, यू नेल्ड इट। तो इसका मतलब क्या होता है कि जो चाहिए था आपने बिल्कुल वही काम किया है, बिल्कुल एक्यूरेट काम किया है, यू हैव डन द एग्जैक्ट थिंग। आप बिल्कुल वही हो जो चाहिए, या जो आपने बिल्कुल एग्जैक्ट चीज की है, डिड द एग्जैक्ट थिंग। चलो अगला है द कटिंग एज। कटिंग एज टेक्नोलॉजी होती है। कटिंग एज किसके लिए यूज करते हैं? टेक्नोलॉजी के लिए। कटिंग एज टेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है? बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। तो जो आपकी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होती है उसको क्या बोलते हैं? कटिंग एज, में जो सबसे ज्यादा लेटेस्ट है, सबसे ज्यादा रिसेंट स्टेज है किसी चीज में, दैट इज व्हाट कटिंग एज। अगले पर आते हैं ड्राइव अप वन द वॉल। अच्छा, तो दो तीन इडियम्स होते हैं,
एक तो होता है इफ यू आर अगेंस्ट द वॉल, वॉल के बहुत इंपॉर्टेंट इडियम्स हैं, एग्जाम्स में बहुत बार आते हैं। अगेंस्ट द वॉल हो आप, इसका मतलब क्या है, आप भाग रहे थे, आप चोर हो, ये पुलिस है, आप भागे जा रहे हो भागे जा रहे हो भागे जा रहे हो, पुलिस आपके पीछे आ रही है, नाउ यू आर अगेंस्ट द वॉल, अब आगे एक दीवार आ गई है, इसका मतलब आप फंस गए हो, अब आप कहीं और नहीं जा सकते। तो अगर कोई अगेंस्ट द वॉल है, इसका मतलब क्या है कि वो फंस चुका है, उसके पास अब और कोई रास्ता नहीं है बचने का। दूसरा, आपने किसी को वॉल के ऊपर चढ़ा दिया, ड्राइव अप वन द वॉल, मतलब आपने उसको बहुत ही गुस्सा दिला दिया, इतना गुस्सा दिला दिया कि अब वो वॉल पे चढ़ने लग गया है। तो मेक समवन वेरी इरिटेटेड और एंग्री, किसी को बहुत ही ज्यादा इरिटेट कर देना, बहुत ही ज्यादा गुस्सा कर देना। 6000 स्टूडेंट्स होने वाले हैं, तो एक बार सभी लोग मुझे स्क्रीनशॉट जरूर भेज देंगे व्हाट्सएप पे, है ना, 6000 स्टूडेंट्स का। डेज आर नंबर्ड मीन्स गिनती के दिन मिले हैं, मतलब गिनती के दिन मिले हैं का मतलब क्या है कि वो चीज और भी ज्यादा लॉन्गर लास्ट नहीं करेगी, गिनती के दिन है, 50 दिन है तो 50 ही दिन है, 51 दिन नहीं होने वाले, मतलब वो चीज अब खत्म होने वाली है, बहुत ज्यादा लंबी नहीं है, उसके जो डेज हैं वो नंबर्ड हैं, मीन्स उसके पास अब क्या है, उसके पास अब गिनती के दिन है। समझ आई वोकैबुलरी सभी को? एवरीवन, बहुत प्यारी वोकैबुलरी थी। वोकैबुलरी रोज रोज करने से क्या होता है, हमें बार बार रिवाइज होती रहती है। चलो अब आज के आर्टिकल पे आते हैं। सबसे पहले रिक्वेस्ट करूंगी, 6000 बच्चे देख रहे हैं बट 6000 लाइक्स नहीं है, तो एक बार तुरंत की तुरंत सभी लोग सेशन को लाइक कर देंगे, तुरंत की तुरंत। आज का आर्टिकल है ग्रोथ चिल। ग्रोथ चिल क्या है, मतलब जो ग्रोथ है चिल, इंग्लिश में आप लोगों को पता होगा, इंग्लिश में जब भी कोई वार्म वर्ड होता है वो एक पॉजिटिव टोन का वर्ड होता है, कभी भी कोल्ड वर्ड होता है या चिल वर्ड होता है ये एक नेगेटिव टोन का वर्ड होता है। तो ग्रोथ चिल मीन्स ग्रोथ नीचे की तरफ जा रही है, इकोनॉमी की हम बात कर रहे हैं। चलो देखते हैं, पहले आप पढ़ेंगे फिर हम समझाएंगे। रीड इट एवरीवन, सभी लोग रीड करेंगे। चलिए देखते हैं ऑथर क्या कह रहे हैं। द नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, तो एनएसओ कौन है, एनएसओ है जो सारा का सारा काउंटिंग करता है, डेटा देता है। तो ये जो ऑफिस है उसने कंफर्म किया है, इमर्जिंग मीन्स सामने आते हुए, सामने आते हुए डर है, किस चीज को लेके डर है, अबाउट द इकोनॉमी, इकोनॉमी का जो एविडेंटली, एविडेंटली का मतलब क्या होता है, क्लियरली, तो इकोनॉमी की, हमारी कंट्री की ग्रोथ की जो स्लगिश, स्लगिश मीन्स स्लो, बहुत ही हौले हौले, मतलब कंट्री की ग्रोथ बहुत धीरे होती जा रही है, ये जो ट्रैजेक्टरी है, ट्रैजेक्टरी मीन्स रास्ता है, थ्रू दिस ईयर, इस साल कंट्री की ग्रोथ बहुत स्लो हो गई है, इन इट्स फर्स्ट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो एनएसओ का पहला एस्टिमेट आया, एस्टिमेट मीन्स डेटा आया जीडीपी का। जीडीपी क्या होता है कि कंट्री में जितना भी प्रोडक्शन हुआ है, जो सामान प्रोड्यूस हुआ है उस सबको ऐड कर लो, उसको बोलते हैं जीडीपी। तो 2024-25 का पहला जीडीपी का डेटा आया और उसने क्या दिखाया कि इकोनॉमी की जो ट्रैजेक्टरी है, रास्ता है, मतलब जो इकोनॉमी है वो बहुत धीरे धीरे ग्रो कर रही है। वाइल द इलेक्शन फोकस्ड फर्स्ट क्वार्टर, इलेक्शंस पर फोकस था पहला क्वार्टर, उसने हिट कर दिया पब्लिक कैपिटल स्पेंडिंग को। क्वार्टर क्या होता है, एक जो साल होता है वो 4 क्वार्टर्स में डिवाइडेड होता है। तो पहला क्वार्टर कौन सा हो गया, पहला क्वार्टर हो गया, किसी भी साल का पहला क्वार्टर होता है अप्रैल मई जून। तो जो 2024 का पहला क्वार्टर था अप्रैल से लेकर जून तक, जिसमें बहुत ज्यादा इलेक्शंस हुए थे, तो इसकी वजह से क्या हुआ, पब्लिक कैपिटल स्पेंडिंग, पब्लिक कैपिटल स्पेंडिंग में जो सरकार खर्चा करती है कैपिटल बनाने में, रोड्स रेलवेज वगैरह बनाने में, वो हिट हुई, मतलब वो बहुत ज्यादा हुई क्योंकि इलेक्शन का टाइम था।
सेकेंड क्वार्टर जो था, जो इसके बाद सेकेंड क्वार्टर आया जुलाई अगस्त सितंबर वाला, वॉज मार्ड। मार्ड मीन्स वो क्वार्टर खराब हो गया। क्यों खराब हो गया? बाय वीक डिमांड, की डिमांड ही नहीं थी, लोगों ने खर्चा ही नहीं किया। एंड स्टिल अंडरवेलमिंग, और अभी भी क्या था? अंडरवेलमिंग मीन्स बहुत कम पब्लिक कैपिटल एक्सपेंडिचर था, मतलब सरकार ने खर्चा ही नहीं किया। ड्रैगिंग, जिसकी वजह से जीडीपी की जो ग्रोथ थी वो 7 क्वार्टर के लो पे चली गई 5.4% पे। जो सेंटर है और जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है आरबीआई, जो कि उम्मीद कर रहे थे, प्रोजेक्ट का मीनिंग क्या होता है? प्रिडिक्ट कर रहे थे। इन्होंने क्या प्रिडिक्ट किया था? कि इंडिया लॉक करेगा। लॉक करने का मतलब क्या होता है? मार्क करेगा। फोर्थ ईयर ऑफ 7% प्लस ग्रोथ। तो वो क्या सोच रहे थे? कि इंडिया में इस साल भी 7% से ज्यादा ग्रोथ होगी। हैड पेयर्ड मीन्स कम कर दी उन्होंने अपनी उम्मीदें, रिड्यूस्ड, और कितनी कर दी? 6.5% की उम्मीदें कर दी। पहले उनकी उम्मीदें थी कि 7% की होगी, अब उनकी उम्मीदें हैं कि 6.5% की होगी और 6.6% की होगी रिस्पेक्टिवली। तो सेंटर ने तो बोला 6.5% होगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बोला 6.6% होगा। दिस वॉज प्रेडिकेटेड का मतलब क्या होता है? इसका कारण ये था, ये किस बेसिस पे रखा गया था, किस लॉजिक पे बोला गया था? ऑफ अ बम्प अप ऑफ अबाउट 7%। क्या हुआ? बम्प अप आया लगभग 7% का। बम्प अप का मतलब क्या? चीजें अच्छी हुई 7% की से इन द सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर के दूसरे हाफ में। टू ऑफसेट मीन्स बैलेंस करना। ये क्या करेगा? बैलेंस करेगा जो फर्स्ट हाफ का 6% का राइज है। तो हुआ क्या? पहले 6 महीनों में 6% का राइज, अगले 6 महीनों में उम्मीद थी 7% का राइज। तो जब पूरे साल का निकाला गया तो एवरेज कितना आ गया? लगभग 6.5% का आ गया। तो एनएसओ जो है, जो नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस है, थोड़ा सा कम उम्मीद है उसको। सैंग्विन मीन्स होपफुल, हल्की सी कम उम्मीद है उसको एक्सपेक्टेड है, उसकी उम्मीद क्या है? कि जीडीपी जो है ग्रो करेगा 4 ईयर के लो पेस पे। पेस मीन्स स्पीड, 4 साल की सबसे कम स्पीड रहेगी ये 6.4% की। 8.2% था हमारा जीडीपी 2023-24 में। और सिर्फ क्या देखा गया है? कि एग्रीकल्चर ही है जो कि सिग्निफिकेंटली मीन्स ह्यूजली, एग्रीकल्चर वाला सेक्टर ही है जो बहुत ज़्यादा बड़ा है पिछले साल के कंपैरिजन में। मैन्युफैक्चरिंग, जहाँ पे सामान हम मैन्युफैक्चर करते हैं, बनाते हैं, और माइनिंग मीन्स जो धरती के अंदर से मेटल्स वगैरह निकालते हैं, इसकी जो ग्रोथ है हो सकता है में वर्चुअली मीन्स डायरेक्ट, वर्चुअली का मतलब होता है जो एक्चुअल में ना हो, मतलब अभी हम एस्टिमेट ही लगा रहे हैं कि ये आधी हो जाएगी। और हालांकि सर्विसेज सेक्टर जो है, सर्विसेज सेक्टर मीन्स जहाँ पे कोई प्रोडक्ट नहीं है, सिर्फ सर्विसेज है, ऐसा लगता है कि ये जो है रिलेटिवली बेटर ऑफ एक फ्रेज होता है जिसका मीनिंग होता है अच्छा परफॉर्म करना। तो हो सकता है कि सर्विसेज सेक्टर अच्छा परफॉर्म करे, लेकिन कुछ चिंता है। चिंता किस बात की है? मोमेंटम लॉस मीन्स स्पीड जो है कम हो जाएगी। तो पूरे के पूरे पैराग्राफ में ऑथर ने क्या बोला? पूरे के पूरे पैराग्राफ में ऑथर ने बोला कि भाई जीडीपी कम हो रहा है, बहुत कम हो गया है, उम्मीदें भी कम हो गई हैं, मैन्युफैक्चरिंग भी कम हो रही है, माइनिंग भी कम हो रही है, एग्रीकल्चर बढ़ रहा है, लेकिन बाकी चीज़ें कम हो रही हैं। तो ऑथर की टोन जो है थोड़ी सी नेगेटिव है कि चीज़ें खराब हो रही हैं, चीज़ें अच्छी नहीं हो रही हैं। समझ में आया आर्टिकल सभी को? चलो अब आ जाते हैं ग्रामर पे। कुछ कुछ क्वेश्चंस का मुझे आंसर देंगे सभी लोग। एक तो मुझे फियर्स का पार्ट ऑफ स्पीच बता दो, एस्टिमेट्स का पार्ट ऑफ स्पीच बता दो, हिट की वर्ब का पार्ट ऑफ स्पीच और कौन सी वर्ब की फॉर्म है ये बता दो, ये एक्टिव है या पैसिव है ये बता दो, क्वार्टर क्यों लिखा हुआ है, क्वार्टर्स क्यों नहीं लिखा हुआ ये बता दो, हैड पेयर्ड वर्ब का सब्जेक्ट बता दो, ये बता दो एक्टिव है या पैसिव है, एक्सपेक्ट्स वर्ब का सब्जेक्ट बता दो, 4 ईयर लो क्यों लिखा हुआ है, 4 ईयर्स क्यों नहीं लिखा हुआ ये बता दो। यहां से लेकर यहां तक पार्सिंग करें। चलिए देखते हैं कितने लोगों के सारे आंसर्स ठीक निकले। इमर्जिंग एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ। एडजेक्टिव नाउन के बारे में बताता है, फियर्स नाउन है, वर्ब नहीं है। एस्टिमेट्स भी नाउन है, फर्स्ट एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव नाउन के बारे में बताता है। हिट यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म है क्योंकि हम पास्ट की बात कर रहे हैं।
पास्ट निकल चुका है, फर्स्ट क्वार्टर 2024-25 का। पास्ट की बात करें तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। वॉस के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लग रही है, इसका मतलब ये पैसिव वॉइस है सिंपल पास्ट टेंस का। ये नंबर है, ये यूनिट है और ये एडजेक्टिव है। जब भी नंबर यूनिट एडजेक्टिव दिया होता है या नंबर यूनिट नाउन दिया होता है, यूनिट हमेशा सिंगुलर आती है, इसलिए हमने दोनों में ईयर यूज किया है, ईयर्स यूज नहीं किया। हैड पेयर्ड का सब्जेक्ट दो है, एक तो सेंटर है और एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। दो सब्जेक्ट है, एंड से कनेक्टेड है, तो इसके दोनों ही सब्जेक्ट है। वॉस प्रेडिकेटेड, वॉस के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लग रही है, मतलब पैसिव वॉइस है सिंपल पास्ट टेंस का। एक्सपेक्ट्स का सब्जेक्ट है एनएसओ, ये कॉमा कॉमा के बीच में लग रहा था, एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी। चलो यहाँ से लेकर यहाँ तक हम पार्सिंग करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है, एंड कंजंक्शन है। माइनिंग भी एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। ग्रोथ नाउन हो गया, मे वर्ब हो गया, वर्चुअली एडवर्ब हो गया, हाफ भी वर्ब है, एंड कंजंक्शन दो भी कंजंक्शन है। सर्विसेज सेक्टर्स पूरा नाउन की तरह यूज हुआ है। सीम वर्ब हो गई, रिलेटिवली एडवर्ब हो गया। बेटर ऑफ पूरा का पूरा एक फ्रेज है जो कि एडजेक्टिव की तरह यूज होता है। देयर प्रोनाउन है, इज वर्ब है, सम एडजेक्टिव है। कंसर्न नाउन है, ऑफ प्रेपोजिशन है। मोमेंटम लॉस, मोमेंटम एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है और लॉस आपका नाउन है। कितने लोगों के सारे आंसर्स ठीक निकले? आई होप मेनी ऑफ यू, यस। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे सभी लोग। जिन लोगों के आंसर्स गलत निकले हैं 120 रूल्स ऑफ ग्रामर को देख लो बेटा एक बार, उसमें सारे इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ ग्रामर मैंने पढ़ाए हुए हैं। चलो देखते हैं मैम, ग्रामर ग्रंथ देखना है या 120 रूल्स ऑफ ग्रामर? जिन बच्चों के पास पेड का सब्सक्रिप्शन है वो ग्रामर ग्रंथ देखेंगे, जिनके पास नहीं है वो 120 रूल्स ऑफ ग्रामर देखेंगे। 120 रूल्स ऑफ ग्रामर ग्रामर ग्रंथ की समरी है। चलो, परचेजिंग मैनेजर्स इंडिसेस। परचेजिंग मैनेजर इंडिसेस एक तरह का नंबर होता है जो बताता है कि ओवरऑल कितनी मैन्युफैक्चरिंग हुई है, ओवरऑल कितना प्रोडक्शन हुआ है। तो ये एवरेज लोअर देन Q2 से कम चला गया उसका एवरेज थ्रू Q3 फॉर बोथ मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस, मतलब दोनों के लिए ही कम हो गया, मतलब दोनों में ही क्या हुआ, चीज़ें खराब हो गई। एनएसओ को उम्मीद है कि जो प्राइवेट कंजम्पशन मीन्स जो हम लोग खर्चा कर रहे हैं, ये क्या करेगा, रिबाउंड करेगा, इसमें उछाल आएगा, लोग अब खर्चा करना बढ़ाएंगे। 7.3% इस साल हो जाएगा, जबकि पिछले साल कितना था, 4% था। लेकिन जो Q3 के ट्रेंड्स हैं, Q3 कौन सा हुआ, अक्टूबर से दिसंबर वाला, इसमें जो ट्रेंड्स चले, इसमें जो चीज़ें नॉर्मली ट्रेंड्स मीन्स इसमें जो चीज़ें चली, डू नॉट इंडिकेट, ये नहीं दिखा रही है असिग्निफिकेंट कि कोई बहुत बड़ा ह्यूज लिफ्ट ऑफ मीन्स इंक्रीज, कि कोई बहुत बड़ा उछाल आएगा अर्बन मीन्स शहरों की डिमांड में, ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। तो ये बात टैड मीन्स समवट, कुछ हद तक, तो ये जो चीज है ये कुछ हद तक ऑप्टिमिस्टिक हो सकती है, हमें उम्मीद हो जाती है, होपफुल हो जाते हैं, डिस्पाइट किसके बावजूद कि जो महंगाई है वो हल्की फुल्की, ईजिंग स्लाइटली मीन्स हल्की फुल्की कम हो रही है अक्टूबर के बाद से। जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है हैज सॉट टू, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने क्या चाहा है कि वो लिंक करेंगे द डिमांड स्लो डाउन, की डिमांड की जो कमी हुई है, लोगों ने खर्चा कम किया है, वो किससे लिंक कर रहे हैं, टू अ कॉम्बिनेशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी स्टैंस, की मॉनेटरी पॉलिसी का जो स्टैंस है, मतलब स्टैंस का वैसे मीनिंग क्या होता है, पॉइंट ऑफ व्यू। यहाँ पे स्टैंस का मतलब क्या है
कि मॉनेटरी पॉलिसी जो बनाई गई और जो मैक्रो प्रूडेंशियल मेजर्स लिए गए, मैक्रो प्रूडेंशियल मेजर्स का मतलब क्या है, वो कदम जो उठाए गए जिस पे बड़े लेवल पे इकोनॉमी को इम्पैक्ट पड़े, बड़े लेवल पे इकोनॉमी को फायदा हो, तो वो जो कदम उठाए सेंट्रल बैंक ने, इसकी वजह से डिमांड में कमी आई। स्लो वेज ग्रोथ, लोगों की सैलरीज कम बढ़ रही है, हैज ऑल्सो बीन ब्लेम्ड, इसको भी ब्लेम किया गया कि आपकी लोगों की सैलरी ही नहीं बढ़ रही, जिसकी वजह से वो लोग खर्चा नहीं कर रहे। क्रैम्ड मीन्स कम है हाउस होल्ड डिमांड, लोग खर्चा इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि उनके पास सैलरी ही नहीं बढ़ रही, उनके पास पैसे ही कम आ रहे हैं। एनएसओ ने, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस ने जो प्रोडक्शन किया है कि जो ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन होगा, इसकी जो ग्रोथ होगी, मतलब जो ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन में जो चीजें बन रही हैं, जो एसेट्स बन रही हैं, उसकी ग्रोथ कम हो जाएगी, 6.4% हो जाएगी इस साल, जबकि 9% थी 2023-24 में। ये भी इंडिकेट करता है कि प्राइवेट केपेक्स, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है प्राइवेट में, जो सरकार का नहीं है, दैट इज कंटिंजेंट ऑन, कंटिंजेंट का मीनिंग क्या होता है, डिपेंडेंट। ये किसके ऊपर डिपेंडेंट है, डोमेस्टिक, जो कंट्री के अंदर की डिमांड है, और ग्लोबल, जो बाहर की डिमांड है, ये भी कमजोर है। जबकि जो पब्लिक कैपेक्स गोल है, जो सरकार खर्चा कर रही है, वो भी पूरे नहीं हो रहे हैं, उनके जो गोल्स हैं वो भी पूरे नहीं हो रहे हैं, मतलब सरकार भी अच्छे से खर्चा नहीं कर रही है, कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं कर रही है, प्राइवेट या कंपनीज, जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स हैं, वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं कर रहे हैं, चीजें खराब हो रही हैं। ऑफ कोर्स, बेशक, दीज अर्ली एनएसओ प्रोजेक्शन, जो अभी अभी के जो एस्टिमेट आए हैं, आर लार्जली कॉन्ज्योर्ड अप। कॉन्ज्योर्ड अप का मतलब क्या है, मेड अप, इनको बनाया जा रहा है। कॉन्ज्योर्ड अप का मीनिंग क्या होता है, आप किसी को बना रहे हो, आप किसी को इमेजिन कर रहे हो। ये किस लिए बनाए जा रहे हैं, फॉर इन्फॉर्मिंग द यूनियन बजट फॉर्मुलेशन, क्योंकि फेब्रुअरी में बजट आएगा, तो उससे पहले ये सारे के सारे फिगर्स दिए जा रहे हैं। एंड सम अपग्रेड्स, हो सकता है कुछ चेंजेस बाद में हो, लेकिन ज्यादातर इकोनॉमिस्ट जो हैं जो इकोनॉमी को स्टडी करते हैं, उनको क्या लग रहा है, सिग्निफिकेंट मीन्स ह्यूज, उनको बहुत ज्यादा क्या लग रहा है, डाउनसाइड मीन्स नीचे की तरफ जाने वाले रिस्क लग रहे हैं। तो ऑथर ने क्या बोला, ये सारे के सारे फिगर्स जो मैंने दिए, इन सबको बनाया जा रहा है, इन सबको दिया जा रहा है अभी, क्योंकि बजट आने वाला है। बजट इन सब नंबर्स पे बहुत कुछ डिपेंडेंट होगा, लेकिन मैक्सिमम इकोनॉमिस्ट यही कह रहे हैं कि इकोनॉमी नीचे की तरफ जा रही है। मैक्सिमम इकोनॉमिस्ट यही कह रहे हैं कि इकोनॉमी में प्रॉब्लम चल रही है बहुत सारी, और चीज़ों को ठीक करने की ज़रूरत है। एक्सपेंडिचर बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, लोगों की सैलरीज नहीं बढ़ रही हैं, लोग सामान नहीं खरीद रहे हैं, डिमांड कम हो गई है, और जब डिमांड कम हो जाती है तो प्रोडक्शन भी कम होता है, प्रोडक्शन कम होता है तो जीडीपी कम होता है, जीडीपी कम होता है तो इकोनॉमी नीचे की तरफ जाती है। लास्ट पैराग्राफ फॉर ऑल। इस तरह के आर्टिकल्स भी बहुत एग्जाम्स में आते हैं। रीडिंग करेंगे लास्ट पैराग्राफ की। हाँ जी, आगे क्या लिखा हुआ है, नोम्यूरा इकोनॉमिस्ट जो है, नोम्यूरा एक फर्म है, कंपनी है, ग्रुप है, उसके जो इकोनॉमिस्ट हैं, फॉर एग्जाम्पल, हु हैव बीन आर्ग्यूइंग दैट, जो लगातार इस बात को बोल रहे हैं कि इंडिया जो है पकड़ में है, ग्रिप मीन्स पकड़ में है, इंडिया किस चीज की पकड़ में है, ऑफ अ साइक्लिकल स्लो डाउन, कि ऊपर जाओगे तो नीचे भी आओगे, फिर ऊपर भी जाओगे, तो इंडिया अभी स्लो डाउन की स्टेज पे है फॉर अ वाइल, कुछ टाइम तक। रेकन ग्रोथ, वो रेकन कर रहे हैं, रेकन का मीनिंग क्या होता है, कैलकुलेट कर रहे हैं, वो क्या कैलकुलेट कर रहे हैं कि ग्रोथ जो है लगभग 6% हो जाएगी, और ये इंप्लाई कर रहे हैं, क्या दिखा रहा है, अ फ्लैट लाइन सेकेंड हाफ, कि सेकेंड हाफ में कोई ग्रोथ ही नहीं होगी, फ्लैट लाइन होगी। विद द ग्लोबल आउटलुक, आउटलुक मीन्स पर्सपेक्टिव, नजरिया, तो जो बाकी कंट्रीज का जो नजरिया है, पर्सपेक्टिव, तो जो बाकी कंट्रीज का जो नजरिया है वो भी श्राउडेड है, श्राउडेड मीन्स कवर्ड है, किस चीज में कवर्ड है, अनसर्टेनिटी, मतलब पता ही नहीं है क्या होगा। विंटर सीम्स टू बी हियर फॉर इंडियाज इकोनॉमी, इंडिया इकोनॉमी के लिए विंटर आ गया है। अब विंटर आना भी एक बहुत ही प्यारा फ्रेज है। जनरली क्या होता है, मैंने आपको बताया, विंटर्स, कोल्ड, चिल, आइस, ये सारे नेगेटिव वर्ड्स होते हैं इंग्लिश के अंदर। तो विंटर आ गया इंडिया इकोनॉमी के लिए, इसका मतलब क्या है, नेगेटिव समय, ऐसा लग रहा है खराब समय आ गया है इंडियन इकोनॉमी के लिए।
हाउ फार बिहाइंड, अब कितना स्प्रिंग दूर है, मतलब कितना अच्छा समय दूर है, वो डिपेंड किस पे करेगा, वो डिपेंड करेगा पॉलिसी मेकर के एक्शंस पे कि हमारे पॉलिसी मेकर्स क्या एक्शंस ले रहे हैं और क्या चीजें नहीं कर रहे हैं। यूनियन बजट जो आया 2025-26 का, उसको मूव करना पड़ेगा फ्रॉम इंक्रीमेंटल टिकरिंग कि आप धीरे धीरे चीजों को मत चेंज करो, आप बड़े लेवल के, टेलरिंग मीन्स कस्टमाइजिंग, अपने हिसाब से क्या लेके आओ, कस्टमाइज करो अपने हिसाब से, रिफॉर्म्स लेके आओ, चेंजेस लेके आओ, रिफॉर्म्स मीन्स चेंजेस, एंड फिस्कल एक्शंस लेके आओ, फिस्कल मीन्स फाइनेंस से रिलेटेड फाइनेंशियल एक्शंस लेके आओ जो कि इंडिया की ग्रोथ को 7% के मार्क पे वापस ले आए। अगर 8% पे नहीं ला पा रहे तो कम से कम आप जल्दी से जल्दी कितने मार्क पे लेके आओ, 7% के मार्क पे लेके आओ। इफ दैट एंटेल्स, और अगर वो एंटेल करता है, एंटेल मीन्स रिक्वायर करता है, अगर वो रिक्वायर करता है कि हमें कुछ हार्ड कॉल्स भी लेने पड़ेंगे, कुछ मुश्किल कदम भी उठाने पड़ेंगे, हार्ड कॉल्स मीन्स मुश्किल कदम भी उठाने पड़ेंगे, जैसे कि स्लैशिंग, स्लैशिंग मीन्स रिड्यूसिंग, इनकम टैक्स कम करना पड़ेगा, फ्यूल एंड कंजम्पशन टैक्स कम करना पड़ेगा, तो वो भी करो, इंपोर्ट टैरिफ्स भी लाने पड़ेंगे, इंपोर्ट ड्यूटीज भी लगानी पड़ेंगी, वो भी करो, जो करना है करो, लेकिन इंडियन इकोनॉमी को ट्रैक पे लेके आओ। जस्ट पाइनिंग फॉर इंटरेस्ट रेट कट्स, सिर्फ इंटरेस्ट रेट को कट करना, पाइनिंग फॉर का मतलब क्या होता है, इसी चीज को सपोर्ट करना, आप किसी चीज को पाइन फॉर कर रहे हो मतलब आप क्या कर रहे हो, आप उसी चीज को सपोर्ट कर रहे हो, तो सिर्फ इंटरेस्ट रेट कट्स करना सफिशिएंट नहीं होगा। एक सेकंड, यहाँ पाइनिंग फॉर है, नहीं पाइनिंग फॉर का मतलब क्या होता है, यहाँ पे पाइनिंग फॉर का मतलब वो नहीं, पाइनिंग फॉर का मतलब क्या है कि आप बस क्या मांग रहे हो कि इंटरेस्ट रेट कट्स जो हो गए हैं, पाइनिंग फॉर यहाँ पे कैसे यूज हुआ, एक मिनट, ऑथर ने ना यहाँ पे क्लियर नहीं किया कि पाइनिंग फॉर का मीनिंग क्या यूज किया है। इंटरेस्ट रेट कट्स को लेके नाखुश होना ये सफिशिएंट नहीं, बट इंटरेस्ट रेट कट्स तो हो ही नहीं रहे, डिमांड की जा रही है इंटरेस्ट रेट कट, तो यहाँ पे पाइनिंग फॉर का मतलब है डिमांडिंग, कि सिर्फ इंटरेस्ट रेट कट मांगना वो सफिशिएंट नहीं होगा, वो बहुत कुछ नहीं होगा, सफिस में सफिशिएंट, इससे भी ज्यादा करना पड़ेगा। कोई परेशानी? वैसे पाइनिंग फॉर ना बिल्कुल ही अलग वर्ब होता है, इसका मतलब होता है किसी चीज को लेकर दुखी होना, बट यहाँ पे ना दुखी होने वाला सेंस आ नहीं रहा, तो यहाँ पे पाइनिंग फॉर का क्या सेंस आ रहा है सेंटेंस में कि इंटरेस्ट रेट कट्स को आप डिमांड कर रहे हो, उससे कोई फायदा नहीं होगा। समझ आया फर्स्ट आर्टिकल सभी को, एवरीवन? चलो आ जाते हैं रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के क्वेश्चन से। पहले टोन देख लो, एनालिटिकल तो थी, कॉशनरी भी थी, लास्ट में सजेस्टिव भी हो गई थी कि ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो, बीच में कहीं कहीं ऑथर की टोन पेसिमिस्टिक भी हो गई थी कि ये वाला साल भी अच्छा नहीं जाने वाला, इंडियन जो इकोनॉमी है वो नीचे की तरफ है, तो ऑथर की मिक्सचर ऑफ टोन्स थी इस पूरे पूरे पैसेज में। इन्फॉर्मेटिव टोन होती ही है हमेशा, एडिटोरियल है तो इन्फॉर्मेशन तो ऑथर देंगे ही देंगे, तो इन्फॉर्मेटिव टोन तो है ही। चलो आ जाते हैं क्वेश्चंस पे, फर्स्ट क्वेश्चन आंसर बताएंगे सभी लोग, एवरीवन। परफेक्शन क्लास 10 बजे करेंगे, आज एडिटोरियल लेट हो गया ना, तो परफेक्शन के लिए विल मीट एट 10 AM। कौन से कदम हैं जो सजेस्ट किए गए हैं पैसेज में, क्या क्या कदम सजेस्ट किए गए हैं कि टैक्स कम कर दो, है ना, रिड्यूसिंग इनकम फ्यूल एंड कंजम्पशन टैक्सेस अलॉन्ग विद इंपोर्ट टैरिफ्स, आंसर इज सी। चलो वेरी गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला आंसर बताएंगे। पैसेज ने क्या आइडेंटिफाई किया है कि एक मेन चैलेंज क्या है, मेन चैलेंज क्या है, हम बहुत ज़्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर पे रिलायंट हैं ग्रोथ के लिए। हाँ, डोमेस्टिक और ग्लोबल डिमांड कम है, ना ही हमारी कंट्री में लोग खर्चा कर रहे हैं और ना ही कोई बाहर से डिमांड आ रही है, तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो ऑथर ने हमको बताया है। राइट आंसर इज व्हाट, आंसर इज बी। रॉ मटेरियल महंगा हो गया ऐसा कहीं नहीं बोला, आरबीआई की पॉलिसी अच्छी नहीं है ऐसा भी कहीं नहीं बोला। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो अब बाकी के क्वेश्चंस अगले पैसेज में करेंगे। अब हम क्या करेंगे, नाउ वी विल स्किम द पैसेज। स्किमिंग हम समझते हो सभी लोग, स्किमिंग का मतलब होता है ऊपर ऊपर से पढ़ना और मेन आइडिया समझना। करें स्किमिंग। उससे पहले एक रिक्वेस्ट करूंगी, 6500 बच्चे देख रहे हैं बट 6500 लाइक्स नहीं हुए हैं अभी तक, मेक श्योर दैट यू लाइक द सेशन। क्रिपल
एंड स्कटल। क्रिपल का मतलब क्या होता है, आपने क्या किया, किसी को कमजोर बना दिया, अगर आपने उसको क्या कर दिया, आपने उसको क्रिपल कर दिया। स्कटल करने का मतलब क्या होता है, बहुत तेज तेज छोटे छोटे कदम से भागना, उसको बोलते हैं स्कटल करना। कमजोर बनाओ और फिर तेज तेज भागो। चलो देखते हैं ऑथर क्या कह रहे हैं। ऑन वेकेंसीज इन इंफॉर्मेशन कमीशन, वैकेंसीज की बात होने वाली है, कुछ इंटरेस्टिंग सा आर्टिकल लग रहा है। चलो देखते हैं ऑथर क्या कह रहे हैं। स्किमिंग करके मुझे मेन आइडिया बताएंगे सभी लोग, अब सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ना है। चलो देखिए, 20 साल हो गए आरटीआई को आए हुए, अब ये बात क्लियर है कि सरकार जो है अनकंफर्टेबल है ट्रांसपेरेंसी से, अमेंडमेंट्स किए जा रहे हैं, इसको खत्म करने की कोशिश की जा रही है। अच्छा, यहाँ पे स्कटल का मीनिंग तेज तेज भागना नहीं, तब यहाँ पे समझ में आया इसका मतलब क्या है, इस लॉ से बच के भागना। स्कटल का मीनिंग होता है तेज तेज भागना, बट इस लाइन में मीनिंग क्या है, लॉ से बच के भागने के लिए क्या किया जा रहा है, आरटीआई से बचने के लिए सरकार क्या कर रही है, इस इंफॉर्मेशन कमीशन की फंक्शनिंग को ही खराब कर रही है। ये इशू वापस से सामने आया है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने सवाल उठाया है कि भाई इंफॉर्मेशन कमीशन में वैकेंसीज क्यों है, आप लोगों को अपॉइंट क्यों नहीं कर रहे हो। ये कमीशन पब्लिक की सुनते हैं, वो पब्लिक जिनको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है वो आरटीआई लगाती है, पब्लिक आरटीआई से इन्फॉर्मेशन मांगती है। डिवीजन बेंच ने इस चीज का नोट लिया है कि 8 वैकेंसीज हैं कमिश्नर्स में और 23,000 अपील्स जो है पेंडिंग है। तो बेसिकली पूरे पैराग्राफ का मेन आइडिया ये था कि आरटीआई को लाया गया था, सभी को पता है आरटीआई के बारे में, राइट टू इन्फॉर्मेशन, जहां पे अगर आपको किसी भी चीज को लेकर इन्फॉर्मेशन चाहिए गवर्नमेंट की फंक्शनिंग को लेकर, तो आप एक अपील फाइल करते हो और सरकार आपको जवाब देती है। अब हो क्या रहा है, सरकार को ऑथर ने बोला ट्रांसपेरेंसी नहीं पसंद है, पारदर्शिता नहीं पसंद है, इसलिए क्या हो रहा है, जो लोग इस आरटीआई की पूरी पूरी फंक्शनिंग को चलाते हैं, जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स होते हैं, उन्हीं को अपॉइंट नहीं किया जा रहा। इतनी सारी वैकेंसीज है वहां पे, 8 तो इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स की ही वैकेंसीज हैं, इतनी सारी अपील्स हैं जो लोगों ने आरटीआई फाइल की हुई है वो पेंडिंग है। तो ऑथर की टोन थोड़ी सी कैसी है, ऑथर की टोन क्रिटिकल है गवर्नमेंट को लेके कि आरटीआई डिपार्टमेंट जो है अच्छे से फंक्शन नहीं कर रहा है, क्योंकि वहां पे बहुत सारी वैकेंसीज हैं और वहां पे लोगों को अपॉइंट नहीं किया जा रहा है, और ऐसा कोर्ट ने सवाल उठाया है। चलो नेक्स्ट पैराग्राफ मेन आइडिया बताएंगे एवरीवन। हाँ जी, अगला पैराग्राफ क्या कह रहा है, मेन आइडिया क्या है, कुछ कमीशंस तो काम ही नहीं कर रहे हैं, और कोर्ट भी पूछेगा भाई, जैसा कि कोर्ट ने बोला कि कैसे एक इंस्टीट्यूशन यूज का होगा, लेकिन अगर वहां पे लोग ही नहीं होंगे काम करने के लिए, तो कोर्ट ने कुछ अर्जेंसी दी है इस मैटर में, बोला है डिपार्टमेंट को कि भाई 2 हफ्ते में मुझे बताओ कि क्या क्या तुम्हारी टाइमलाइन है, तुम कब सिलेक्शन करोगे, कब अपॉइंटमेंट लेके आओगे। कोर्ट ने डिटेल भी पूछी है सर्च कमेटी को लेकर और एप्लीकेंट्स को लेकर भी। स्टेट्स ने भी अपॉइंटमेंट प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है, लेकिन उन्होंने कोई टाइमलाइन नहीं, उनको कोई टाइमलाइन नहीं दी गई है, लेकिन ये इनफ नहीं है इस एक्ट को वापस से काम करवाने में। तो पूरे पैराग्राफ का मेन आइडिया यही था कि कोर्ट ने बोल दिया है भाई मुझे बताओ तुम कब शुरू करोगे, क्या तुम्हारी टाइमलाइन होगी, कब तक अपॉइंट कर लोगे लोगों को, और कोर्ट ने इन सब चीजों का जवाब लेने के लिए 2 हफ्तों का टाइम दिया है। तो कोर्ट ने साफ साफ बोल दिया है कि जितना जल्दी हो सकता है लोगों को अपॉइंट करो, लोग ही नहीं होंगे तो वो डिपार्टमेंट काम कैसे करेगा, कोर्ट ने ये सवाल उठाया है। लास्ट पैराग्राफ फॉर स्किमिंग। लास्ट पैराग्राफ का मेन आइडिया बताएंगे।
हाँ जी, लास्ट पैराग्राफ। वैकेंसीज को फिलअप करने के अलावा सारी सरकारों ने कोर्ट के जजमेंट को फॉलो नहीं किया है। कोर्ट ने पहले बोला था कि वैकेंसीज को फिल करो, एडवर्टीजमेंट दो यार और वैकेंसीज को फिल करो, कोर्ट ने बोला था, फिर भी सरकार ने कोई काम नहीं किया। ये जो पोस्ट है इसकी इंडिपेंडेंस इससे छीन ली गई थी कुछ साल पहले, जब सरकार ने 5 साल का जो टेन्योर फिक्स होता है वो हटा दिया था और ओपन एंडेड कर दिया था कि जब तक मन होगा तब तक काम करवाएंगे। कैंडिडेट्स को अपॉइंट नहीं किया जा रहा अलग अलग जगहों से, रिटायर्ड सिविल सर्वेंट्स को ही चूज किया जा रहा है, जो कि एक पॉइंट था जो कि बेंच ने बोला अपनी लेटेस्ट हियरिंग में। ये बात से बच नहीं सकते कि बहुत सारी वैकेंसीज होंगी तो बैकलॉग होगा, अपॉइंटमेंट्स नहीं होंगे, लोग नहीं होंगे, तो लोगों की जो अपील्स हैं वो बढ़ती जाएंगी और फिर लोग जो इन्फॉर्मेशन मांगेंगे ही नहीं, उनको जब आंसर ही नहीं मिलेगा तो लोग डिमोटिवेट हो जाएंगे, लोग आरटीआई फाइल ही नहीं करेंगे। तो ये डिफिकल्ट है कि मैं ऐसा कंक्लूड ना करूं कि यही चीज है जो लोग पावर में चाहते हैं। तो ऑथर ने लास्ट में क्या बोला? ऑथर ने लास्ट में बोला कि भाई जो पावर में लोग हैं वो क्या चाहते हैं, वो ये चाहते हैं कि लोग अब इन्फॉर्मेशन मांगे ही ना। उसके लिए क्या किया जा रहा है? लोग आरटीआई फाइल कर रहे हैं लेकिन उनके आरटीआई का जवाब नहीं दिया जा रहा। जवाब क्यों नहीं दिया जा रहा? क्योंकि वहां लोग ही नहीं है काम करने के लिए। अब जो लोग नहीं है काम करने के लिए, मतलब वैकेंसीज है, उनको अपॉइंट नहीं किया जा रहा। यही पूरा का पूरा मुद्दा है जो ऑथर ने हमें इस पैसेज में बताया है। समझ आया सभी को? चलो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे आते हैं। आंसर्स बताएंगे सभी लोग। सुप्रीम कोर्ट ने क्या इंस्ट्रक्शन दिया? सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि 2 हफ्ते का टाइम है, इसमें मुझे टाइमलाइन बताओ कि कब कब तुम सिलेक्शन कब करोगे, अपॉइंटमेंट कब करोगे, सबकी मुझे टाइमलाइन बताओ। ये एक्सप्लेन करो कि बैकलॉग क्यों नहीं अनएड्रेस्ड है, वो तो सुप्रीम कोर्ट ने खुद बता दिया, लोग सिलेक्टेड ही, लोग अपॉइंटेड ही नहीं है। 1 हफ्ता नहीं 2 हफ्ता था। हाँ, टाइमलाइंस दो मुझे, अलग अलग प्रोफेशनल बैकग्राउंड से कैंडिडेट्स को अपॉइंट करो, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने नहीं बोला। आंसर इज सी, सुप्रीम कोर्ट ने सिंपली क्या मांगी है? टाइमलाइन मांगी। चलो अगला क्वेश्चन। कौन सा चैलेंज है जो सुप्रीम कोर्ट ने नोट किया है स्टेट लेवल इंफॉर्मेशन कमीशन को लेके? जो स्टेट लेवल के जो कमीशन हैं वो क्या कर रहे हैं? वही बात है, लोग ही नहीं है काम करने के लिए। प्रॉब्लम एक ही है जो पूरे पैसेज में ऑथर ने चीख चीख के बोली है कि लोग ही नहीं है काम करने के लिए। चाहे वो स्टेट लेवल हो चाहे वो सेंट्रल लेवल हो, लोग ही नहीं है काम करने के लिए। रिटायर्ड सिविल सर्वेंट्स डोमिनेटेड है? नहीं, फ्रिक्वेंटली बार बार चेंजेस होते रहते हैं, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशंस फॉलो नहीं करते? नहीं, मेंबर्स ही नहीं है। पूरे पैसेज का मेन मुद्दा ही यही था कि लोग ही नहीं है। लास्ट क्वेश्चन। इतनी सारी वैकेंसीज हैं, लोग है ही नहीं काम करने के लिए, तो इसका रिजल्ट क्या होगा? इसका रिजल्ट ये होगा, इतना ज्यादा बैकलॉग होगा, लोगों की अपील के आंसर नहीं मिलेंगे, लोग अपील करेंगे, आंसर नहीं मिलेंगे, आंसर नहीं मिलेंगे तो एक पॉइंट ऐसा आएगा, लोग अपील करना ही बंद कर देंगे। तो कॉन्सिक्वेंस क्या होगा? पब्लिक कॉन्फिडेंस पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, बिल्कुल ही गलत है। हाँ, पब्लिक अब इंफॉर्मेशन मांगेगी ही नहीं क्योंकि काम ही नहीं हो रहा कुछ। गलत अपील्स का राइज हो जाएगा? नहीं, गवर्नमेंट जो है डिपार्टमेंट्स को छूट दे देगी। आंसर इज बी। स्कोर्स एवरीवन इन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। चलो मैच द कॉलम्स, देखते हैं कितने इडियम्स आप लोगों को याद हुए। आंसर्स बताएंगे। कैच सम जेड्स, या थोड़ा सा नींद ले लो। हिट द सैक, हिट द स्पॉट, हिट द नेल ऑन द हेड, मतलब जो था वही बिल्कुल एग्जैक्टली। कटिंग एज, एडवांस्ड एकदम। ड्राइव अप, वन द बॉल, किसी को बहुत परेशान कर देना। डेज आर नंबर्ड, तुम्हारे पास गिनती के दिन बचे हैं, बहुत कम समय बचा है तुम्हारे पास। CEAB एंड D। चलो 10 शब्द है, इनमें से 3 वर्ड्स का मीनिंग सभी लोगों को कमेंट में लिखना है। आप सभी की जिम्मेदारी है कि आप कम से कम 3 वर्ड्स का मीनिंग कमेंट में लिखेंगे ही लिखेंगे। जो जो बच्चे लिखेंगे उनमें से एक बच्चे को हम सक्सेस नो मोर इन इल्यूजन बुक भी गिफ्ट करेंगे, उस बच्चे के घर भिजवाई जाएगी। इसीलिए सबको मीनिंग्स लिखने हैं, एवरीवन हैज टू राइट द मीनिंग, सबको लिखने हैं। यस, जो बच्चे कंप्लीट इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं वो आज के आज ही परफेक्शन बैच में एनरोल कर लेंगे। परफेक्शन और एडिटोरियल में अगर आप रेगुलरली आ गए तो इंग्लिश की सारी टेंशन खत्म है। आज की परफेक्शन क्लास 10 बजे होगी क्योंकि एडिटोरियल अभी जस्ट खत्म हो रहा है।
तो परफेक्शन विल स्टार्ट एट 10 AM टुडे। 10 बजे मिलेंगे परफेक्शन क्लासेस के लिए। जो बच्चे परफेक्शन में नहीं आ रहे हैं, आज के आज ले लो परफेक्शन, कोड लगा लो सफलता। क्या बात है, आज तो 40% डिस्काउंट एक्सटेंड हुआ जा रहा है, बहुत ही बढ़िया। 40% मतलब 1500 के लगभग आपको कंप्लीट इंग्लिश मिल जाएगी। सारे परफेक्शन बैचेस पूरे 1 साल तक जितने भी बैचेस आएंगे सारे मिल जाएंगे। सारे सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो तो भी ले सकते हो, कंप्लीट बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो और सिर्फ इंग्लिश पढ़ना चाहते हो, किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सिर्फ इंग्लिश पढ़ना चाहते हो तो सिर्फ इंग्लिश भी ले सकते हो। 40% को फिर से एक्सटेंड कर दिया गया। लास्ट डेट क्या रखी है, 10th जनवरी। चलो बढ़िया है, इतना डिस्काउंट कभी एक्सटेंड होता नहीं है, इस बार अलग ही बात चल रही है। चलो टेलीग्राम चैनल्स ये हैं, इनको ज्वाइन कर लो। सारी PDF सारी मैगजीन्स यहाँ मिल जाएंगी। कोई डाउट कोई क्वेरी होती है हमें इस नंबर पे व्हाट्सएप करके पूछ लेना, और या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म दिया हुआ है, उस फॉर्म को फिल कर लेना। टीम आपको कॉल करेगी, आपके सारे डाउट्स एंड क्वेरीज का आंसर देगी। भले ही आप कैट की तैयारी कर रहे हो, बैंक की तैयारी कर रहे हो, CGL की तैयारी कर रहे हो, क्लैट की कर रहे हो, डिफेंस की कर रहे हो, एक आदत बना लो आज से। ये आदत अगर आपने बना ली आज से तो इंग्लिश में आपका 1 नंबर कहीं नहीं जाएगा, बट उसके लिए एक आदत बनानी पड़ेगी। और आदत क्या है, परफेक्शन प्लस एडिटोरियल डेली। ये 2 घंटे सुबह के आपको इंग्लिश को देने ही देने हैं। पूरी जिम्मेदारी मेरी है इंग्लिश को आपकी स्ट्रांग बनाने की, बट उसके लिए आपकी जिम्मेदारी है ये 2 घंटे की आदत बनाना। किस दिन तक, जिस दिन तक आपका एग्जाम क्लियर नहीं हो जाता। 2 से 3 महीने भी अगर आपकी ये आदत बन गई परफेक्शन और एडिटोरियल को रोज करने की, इंग्लिश आपको बहुत ईजी लगेगी हर एग्जाम। बट ये आदत सबकी होनी चाहिए।